हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, एक बार फिर हम करने वाले हैं एक न्यू प्रीवियस ईयर पेपर के सामने हम आपके सामने हैं। तो इससे पहले हम क्या कर चुके हैं और हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, इससे पहले हम पीआरटी और टीजीटी के 2020, 2021 और 2022 ये जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनकी जो भी सीडीपी है हम उसको कवर अप कर चुके हैं। पीआरटी की सीडीपी, टीजीटी की सीडीपी, 2021 पीआरटी और टीजीटी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 2022 का भी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसके जो 1 to 30 क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर अप कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बनते रहना चाहिएगा। आप भी अपना स्कोर जानने के लिए 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ ऐसे 1 to 30 क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिएगा, जो आपको हेल्प करेंगे कि आपने कितना गेन किया, कौन से टॉपिक्स आपके कमजोर हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए और पेपर के अंदर एक अच्छा स्कोर गेन करना चाहिए। और लास्ट में आउट ऑफ 30 आपका क्या स्कोर रहा और आप किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बातचीत करते हैं लेवल 3, आज का जो हमारा पेपर है लेवल 3 जो है उसकी बातचीत करते हैं। ये है 2020 मैथमेटिक्स का पेपर है। ये सेट ए है, लेवल 3 मतलब कि पीजीटी के लिए है, जो लेक्चरर के लिए होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना रोल नंबर फिलअप करेंगे, यहाँ पे 2 4 3 8 कुछ भी जो भी आपको वहां पे दिया गया होगा उसी को आप यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे। उसके बाद में परीक्षा केंद्र का नाम, जिस भी स्कूल में आपका यहाँ पे पेपर आएगा, आपका नाम, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ मनदीप सिंघा। ओके, और यहाँ पर आप करेंगे आपके साइन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे और 150 क्वेश्चंस के लिए आपको जो टाइम मिलने वाला है वो है 2.5 घंटे का। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है नई जो आपको जानने की जरूरत है वो यह है, लेवल 3 में आपके 4 पार्ट होते हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेगा सीडीपी। सीडीपी के अंदर आपको फर्स्ट जो थर्ड 30 क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो पीआरटी का पेपर हो या फिर टीजीटी का पेपर हो, इन दोनों के अंदर ही आपको सबसे पहले जो है वो इसी के जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर अगेन 15 क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज के और 15 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के। उसके बाद में एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जीके एंड अवेयरनेस 30 क्वेश्चंस, इन तीनों को मिला के 30 क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैथमेटिक्स का। अगर आप साइंस से हैं तो आपको यहाँ पे साइंस में मिलेगा, अगर आप यहाँ पे एसएस से हैं तो एसएस से मिलेगा, इंग्लिश है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश से मिलेगा और हिंदी है तो आपको यहाँ पे हिंदी से मिलेगा। 91 to 150 क्वेश्चंस मतलब कि जो 60 क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्योरली आपके सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। तो चलिए, इस जनरल इंस्ट्रक्शंस के बाद में हम अपना पेपर शुरुआत करते हैं। हम करने वाले हैं आज 2020 सीडीपी फर्स्ट 1 to 30 क्वेश्चंस। तो चलिए आप भी अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा हमें। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट। मैं हर बार मेरी जितनी भी आप वीडियो देखेंगे तो उनमें आपको एक बात देखने को मिलेगी कि जो एस्टेट है वो नो, नोट, रॉन्ग स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट, इन सभी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता है। द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है, हमें नहीं के ऊपर फोकस करना है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, ओके। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रिडिक्टेबल। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। विकास में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है, विकास में परिवर्तन होगा, विकास होगा तभी परिवर्तन, obvious सी बात है। बच्चा धीरे धीरे उसका विकास होता जाता है, उसके अंदर परिवर्तन होता चला जाता है। प्रारंभिक विकास प्रवृत्ति विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही। अर्ली डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेटर डेवलपमेंट से। बच्चे का जो बचपन है उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके ज्यादातर जितनी भी जो खोज की गई है सारी की सारी वो उसके अर्ली डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा की गई है एज कम्पेयर टू द लेटर डेवलपमेंट। विकासात्मक पैटर्न अपूर्णीय होते हैं, मतलब अनप्रिडिक्टेबल होते हैं डेवलपमेंट पैटर्न्स। डेवलपमेंट पैटर्न्स आर प्रिडिक्टेबल, यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीजीटी के अंदर भी था। विकास की व्यक्तिगत भिन्नता होती है, बिल्कुल सही बात है, इस ऑप्शन को भी हम सही मानेंगे क्योंकि आप
अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी, अपने कजन, सब में अगर आप देखेंगे तो सबकी जो डेवलपमेंट है वो एक डिफरेंट रेट के ऊपर हुई है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं आपके डेवलपमेंट में। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही सटीक बैठता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट है ऑप्शन। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स? निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरकों के मार्ग के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट की बातचीत की गई है। अब की बारी सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक, क्वेश्चनियर, चेकलिस्ट, इंटरव्यू। इनडायरेक्ट वाक्य पूर्ति तकनीक, प्रश्नावली, चेकलिस्ट या साक्षात्कार। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसके अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपका डायरेक्ट है। चेकलिस्ट डायरेक्ट है, इंटरव्यू ये भी डायरेक्ट है। ये तीनों के तीनों जो है ये डायरेक्ट के अंदर आते हैं। आपके किसके अंदर आते हैं? डायरेक्ट के अंदर। तो आपका जो ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, वाक्य पूर्ति तकनीक। ये इनडायरेक्ट है। चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच आर द बेसिक्स ऑफ द सेल्फ कंसेप्ट? आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं? सोशल रोल्स, द बॉडी इमेज, बोथ मतलब अबव फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ द अबव। सामाजिक भूमिकाएं, शरीर प्रतिमा, फर्स्ट एंड सेकंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सेल्फ कंसेप्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोशल रोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा सेल्फ कंसेप्ट, बिल्कुल सही बात है। आपकी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, आपकी बॉडी इमेज आपकी सोशल रोल्स को ही डिफाइन करती है। आप कौन सी इलाइट कंडीशंस में रहते हैं, इलाइट सोसाइटी में रहते हैं या फिर नॉर्मल या एवरेज, अबव एवरेज या पुअर सोसाइटी, वो सब डिपेंड करता है आपके सोशल रोल्स के ऊपर। सोशल, बॉडी, बॉडी, सेल्फ कंसेप्ट, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सटीक बैठता है। उपरोक्त फर्स्ट एंड सेकंड, सामाजिक भूमिकाएं और शरीर प्रतिमा दोनों ही इस बात को डिसाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बातचीत करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, मैं बार बार वही जिक्र कर रहा हूं, नो, नॉट, फॉल्स और रॉन्ग। इन क्वेश्चंस के ऊपर बड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर नंबर गेन भी करवाएंगे और आपका पेपर भी निकलवा के आपको देंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी एज गिवन बाय द जूंग। सबसे पहले यहाँ था कि इंट्रोवर्ट थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी किसके द्वारा दिया गया था? ये जूंग के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जूंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? सबसे पहली बात, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, एब्सॉर्ब्ड इन हिज ओवन इंटेलेक्चुअल परस्यूट या स्पोर्ट थ्योरी विद फैक्ट्स। आत्म केंद्रित, आत्म, सबसे पहला ही पॉइंट जो होता है वो यही होता है कि जो इंट्रोवर्टेड पीपल्स होते हैं, जो वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, उन्हें दूसरों से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन मैं मानता हूं यहाँ पे सही है, क्योंकि हमें नहीं की तरफ जाना है तो हमें इसका अपोजिट देखना होगा। आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक मुझे नहीं लगता कि ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं ये लोग, इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे। अपने स्वयं के बौद्धिक कामकाज में मगन, बिल्कुल सही बात है। इंट्रोवर्ट, इंट्रो, इन माने अंदर, अंदर मतलब खुद के अंदर अपने कामकाज के अंदर मगन रहते हैं। तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का साथ देने वाला, स्पोर्ट थ्योरी विद फैक्ट्स, हाँ फैक्ट जान लेंगे उसके बारे में, उसके सिद्धांतों के साथ देने वाला होता है, आशावादी नहीं होता है। यहाँ पे जो फोर्थ है ये सेकंड ऑप्शन है। यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन बताए जाते हैं वो बिल्कुल सटीक जो बोर्ड के द्वारा की प्रोवाइड की गई है उसके द्वारा ही दिए जाते हैं। What is the approximate weight of the brain up to 16 year of age? 16 साल की वर्ष आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? 750 to 900 ग्राम, 1200 to 400 ग्राम, 1000 to 1200 ग्राम, 800 to 1000 ग्राम। सोचिएगा, 750 ग्राम से लेके 900 ग्राम तक, या फिर 1200 से लेके 1200 से लेके 1400 ग्राम तक, या उसके अलावा हमें जो मिलता है 1000 ग्राम से 1200 या 800 से 1000 ग्राम। अब ये बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है कि हमें लगता है कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पर ये जो डाटा जो दिया गया है ये डाटा हमें सबसे ज्यादा मैनिपुलेट करता है और हमें उलझा देता है। तो यहाँ पर सीधी सा है, इसका ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सेकंड, 1200 ग्राम से लेके 1400 ग्राम के बीच में हमारा अप्रोक्सीमेशन वेट होता है ब्रेन का। क्वेश्चन नंबर 6 की बातचीत करते हैं। विच साइकोलॉजिस्ट presented scientific description of individual differences in his book Heredity Genius? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन सी बुक में मेंशन है? तो वो आएगा हेरिडिटी जीन्स के अंदर। अभी किसने लिखी थी इसके ऊपर विचार करते हैं। कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीन्स में व्यक्तिगत विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया है? पॉल पॉट ने, बिगी एंड हंट ने, जीन प्याजे ने,
सर फ्रांसिस गाल्टन ने। तो चलिए ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपके सामने, बड़ा सटीकता से सोचिएगा, बहुत अच्छे लेवल का पेपर बनाया गया है। ज्यादातर बच्चे जीन प्याजे को जानते हैं, वही ऑप्शन लगा देते हैं जो बहुत आधा अधूरा ज्ञान पढ़ के जाते हैं। तो यहाँ पर ये बनाया गया था सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। जी हाँ, सर फ्रांसिस गाल्टन इज द करेक्ट आंसर। 6 का जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था हेरिडिटी जीनियस, और उस हेरिडिटी जीनियस में ये बताया गया था कि हर एक बच्चा अपने तरीके से ग्रो करेगा और वही उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे हमने पहला क्वेश्चन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बातचीत करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका, डायरेक्ट, बिल्कुल सीधा? डिप्रेशन, रिग्रेशन, विड्रॉल एंड सबमिसिवनेस, या रैशनलाइजेशन? दमन, प्रतिगमन, प्रत्याहार, या आज्ञाकारिता, युक्तिकरण? तो अब इसमें से सोचते हैं कि 7th का जो डायरेक्ट मेथड है, जो एडजस्टमेंट का डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे विड्रॉल एंड आज्ञाकारिता, मतलब कि विड्रॉल एंड सबमिसिवेंस, मतलब प्रत्याहार या तथा आज्ञाकारिता इसका सही ऑप्शन न होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि इनडायरेक्ट मेथड कौन से होंगे? तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा पहला नाम आएगा रिप्रेशन, रिग्रेशन एंड रैशनलाइजेशन। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। Which type of the following orientation falls under the post of convention level of moral development theory produced by the कोहलबर्ग? पहला क्वेश्चन बनता है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? कोहलबर्ग के द्वारा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? तो अब ये रूढ़िगत स्तर है कि जो पहले से जो चलता आ रहा है उसे रूढ़िवादी कहा जाएगा, स्टीरियोटाइप कहा जाएगा। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, गुड बॉय नाइस गर्ल, लॉ एंड सोशल ऑर्डर, दंड एवं आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, उत्तम लड़का अच्छी लड़की, कानून और सामाजिक व्यवस्था। तो 8वें का बताइएगा कि कौन सा है जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय द कोहलबर्ग? तो इसी बात है, मोरल डेवलपमेंट सामाजिक होता है, इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, सामाजिक अनुबंध जो है वो आपका कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था, जो सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत सत्र के अंतर्गत आता है। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एमसी क्या, वो आपको क्वेश्चन के साथ साथ में आपके जो ऑप्शंस है उनको भी समझने में हेल्प करता है। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नोट? अगेन नोट वाला क्वेश्चन सबसे पहले सर्कल करेंगे और इसके ऊपर फोकस करेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो नो वाले आने वाले हैं, नोट वाले आने वाले हैं, फॉल्स वाले भी आ सकते हैं और रॉन्ग वाले भी आ सकते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडोलसेंस। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? हमें किशोर अवस्था की विशेषता नहीं ढूंढनी है। सबसे पहला इमोशनल स्टेबिलिटी, ओके, कॉन्ट्रास्टिंग मेंटल मूड्स, एंजाइटी ऑफ वोकेशन, फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप, संवेगात्मक स्थिरता, विरोधी मानसिक दशाएं, व्यवसाय की चिंता, वीर पूजा की भावना। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा, एडोलसेंस के अंदर विरोधी मानसिक दशाएं होती हैं, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग मेंटल मूड्स होते हैं, कभी खुश हो गया, कभी गुस्सा हो गया, कभी नाराज हो गया, इस तरीके से। एंजाइटी ऑफ वोकेशन, वोकेशन मतलब उसे अपनी व्यवसाय की हमेशा चिंता रहती है कि इसने भी वो कर लिया, वो वहां सेट हो गया, ये यहाँ सेट हो गया, वो मेरा दोस्त अब इतने पैसे कमाने लग गया, ऐसा हो गया, तो अब मेरा क्या होगा, ये व्यवसाय की चिंता होती है। फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप, वो जिसे देखता है वो उसे अपना वीर पूजा की भावना रखता है। उसने किसी अच्छे क्रिकेटर को देखा तो उसे पूजना शुरू कर दिया, अच्छे हीरो को देखा उसे पूजना, सोशल इन्फ्लुएंसर है उन्हें देखा तो उनको पूजना शुरू कर दिया, मगर उसके अंदर कहीं पर भी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती। इमोशनल स्टेबिलिटी इसका एक नहीं वाला जो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, 9th का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल दैट स्टूडेंट शुड मास्टर आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन, उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है एक कंटेंट एनालिसिस, आईईपी, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द आईईपी? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, या फिर जनरल एम। विषय वस्तु विश्लेषण, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, या फिर सामान्य लक्ष्य। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो ऑप्शन होगा उसको क्या बोला जाएगा? एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्शन। क्योंकि जब आप बच्चे को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा।
जब यहाँ पे अनुदेशन दे रहे हो तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हो जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट, ध्यान से देखिएगा, नो नोट वाले क्वेश्चंस का सबसे ज्यादा जो दबदबा है, फॉल्स वाले क्वेश्चंस का, रॉन्ग वाले क्वेश्चंस का हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा दबदबा स्टेट के अंदर है। द सिम्टम्स ऑफ द गुड मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? रैपिडिटी, तीव्रता से सीख जाएगा, ओके, एवरेज रिटेंशन, औसत धारण करेगा, ये ऑप्शन सटीक नहीं बैठ रहा है, देखिएगा नेक्स्ट वाले को देखिए, एक्यूरेसी, गुड मेमोरी एक्यूरेसी के साथ आएगी। रिकॉल ऑफ राइट मटेरियल एट राइट टाइम, सही सामग्री का सही समय पर स्मरण करना, यह एक गुड मेमोरी का लक्षण नहीं है। ये बिल्कुल गुड मेमोरी का लक्षण है। किस वक्त पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसमें कौन सी टेक्निक लगा के उस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जा सकता है, गुड मेमोरी का ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा जो एवरेज रिटेंशन होगा, औसत धारण, ये ऑप्शन नो के ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट इज नोट, देखिएगा अगेन नोट वाले क्वेश्चंस में है जो है एस्टेट बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा है। रिलेटेड विद बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, अब बंडूरा ने कौन सी थ्योरी दी थी, सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता, क्वेश्चन खुद एक क्वेश्चन बना रहा है कि बंडूरा ने कौन सी थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मॉडलिंग, अडेप्टेशन, इमिटेशन या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? मॉडलिंग, अनुकूलन, अनुकरण, बोथ आर डिफरेंट, अवलोकनात्मक अधिगम, तो बताइए कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर मॉडलिंग भी था बंडूरा से, इमिटेशन भी था, अनुकरण भी करता है वो, और साथ में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पे बचता है क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑप्शन नंबर 2 अडेप्टेशन, अनुकूलन, इसका सही ऑप्शन नहीं है। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट इज द रैंकिंग रेशो, व्हाट इज द रैंकिंग रेशो, व्हाट इज द रैंकिंग रेशो गिवन बाय शेल्डन फॉर प्रीडोमिनेंट एंडोमॉर्फ पर्सन अकॉर्डिंग टू द साइकी? शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है? अब देखिएगा यहाँ पे एंडोमॉर्फ व्यक्तियों की श्रेणी का अनुपात शेल्डन ने अपने शारीरिक गठन में बताया था। वो रेशो क्या दी गई थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो डाटा वाले क्वेश्चंस होते हैं ये हर एक पेपर में आपको एक दो देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है 711 171 117 444। तो देखिएगा इसमें जो रेशो बताई गई थी उसके द्वारा यह बताई गई थी 13 का ऑप्शन नंबर 1 711, तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो सटीक ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बातचीत करते हैं। विच ऑफ द फिफ्थ स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन? अब पहला क्वेश्चन ने खुद बनाया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसके द्वारा बताया गया था? एरिक्सन के द्वारा गया था। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि सन अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाओ, तो एरिक्सन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एरिक्सन, सन अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाओ, सन अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाओ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सन, एरिक्सन, ये आ गया पर्सनैलिटी। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, हिंदी में पहला ऑप्शन है। पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, प्रगाढ़ता बनाम विलंघन, उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता। तो चलिए ऑप्शन नंबर जो 40, क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका सोचिएगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि इसमें 5वीं स्टेज बतानी है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें डायरेक्ट उसके जो पढ़े पढ़ाए रूल्स हैं, स्टेजेस हैं, उसी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आएगा, 14 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सेकंड, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें भी और आपके दोस्तों को भी मोटिवेशन और लाभ पहुंच सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, लिखिएगा फिर से नोट वाले क्वेश्चंस इसी वीडियो के अंदर कम से कम भी 5 से 6 क्वेश्चन अब से पहले हम देख चुके हैं, नो वाले, नो नोट वाले। द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इज गिवन बाय द गिलफोर्ड। एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी किसके द्वारा दिए गए थे? गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए थे। अब यहाँ पर क्रिएटिविटी ही है
कि ये जो हमारी ये जो मछली है उसके अंदर कितनी अच्छी क्रिएटिविटी करके दे रखी है, यहाँ पे गिल्स होते हैं उसके, तो गिलफोर्ड क्रिएटिविटी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक का तत्व नहीं है? फ्लुएंसी, इनकम्बशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी। मतलब प्रवाहिता, उद्भवन, लचीलापन, मौलिकता। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो 15 का जो इनकम्बशन है वो ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। बाकी फ्लुएंसी भी क्रिएटिविटी के उसमें आता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी और ओरिजिनलिटी, ये सब इसी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, दिखेगा अगेन एक नया नोट वाला क्वेश्चन। मैं फिर से कह रहा हूं, नो नोट वाले क्वेश्चंस के ऊपर बड़ा फोकस कीजिएगा। नो, नोट, फॉल्स एंड जो रॉन्ग लिखे हुए क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर फोकस कीजिएगा। यही आपके क्वेश्चंस जो है आपको पेपर निकलवाने में हेल्प करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? लेटरल ट्रांसफर नहीं है, सीक्वेंशियल ट्रांसफर नहीं है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर नहीं है, या फिर जीरो ट्रांसफर। पार्श्व स्थानांतरण, क्रमिक स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, या फिर शून्य स्थानांतरण। 16 का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लेटरल थोड़ा बहुत हो सकता है, सीक्वेंशियल होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। जीरो ट्रांसफर में आपका ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब जो सटीक ऑप्शन सीधा सीधा दिखाई देता है 16 का 4 दिखाई देता है। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, आप देखिएगा यहाँ पर अभी के अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा नोट वाला, और यहाँ देखिएगा एक नोट वाला क्वेश्चन ऊपर पढ़ा, एक इससे ऊपर नोट वाला क्वेश्चन पढ़ा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेज, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस किसके द्वारा दिए गए थे? फ्राइड के द्वारा दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा फ्राइड के द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? फैलिक स्टेज, ऑटोनॉमी स्टेज, एनल स्टेज, या ओरल स्टेज। शेषनावस्था, स्वायत्त अवस्था, गुदावस्था, या फिर मुखावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर होगा? यहाँ पर जो स्टेज नहीं है, फैलिक स्टेज बिल्कुल है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल फर्स्ट सही है। हमें अपोजिट चलना है, नोट वाला ढूंढना है। एनल स्टेज भी इसके द्वारा ही बताया गया था और ओरल स्टेज भी इसके द्वारा बताया गया। तो स्वायत्त अवस्था जो है 17 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो स्वायत्त अवस्था इसका ऑप्शन सही है। गुदा, मुखा, शेषनावस्था, ये तीनों ही इसकी फ्राइड के द्वारा मनोलैंगिक सिद्धांत में दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, who stated that psychology is the positive science of conduct of living creatures, किसने कहा था मनोवैज्ञानिक जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? बताइएगा किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम मैकडूगल के द्वारा, सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा, मैक्स वर्दाइमर के द्वारा, वर्दाइमर, या विलियम जेम्स के द्वारा। किसके द्वारा ऐसा कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 18, क्या कि साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। तो सबसे पहला किसके द्वारा दिया गया था बताइएगा? 18 जो है, 18 का सबसे ये जो सर विलियम जो है इनके द्वारा दिया गया था, मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 19 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, अगेन नोट वाला क्वेश्चन, बार बार मैं आपको एक ही बात से बता रहा हूं, सचेत कर रहा हूं, नो, नोट एंड फॉल्स और रॉन्ग वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आपके हेल्पफुल क्वेश्चंस है जो आपको पेपर निकालने में हेल्प करेंगे। Which of the following is not that type of psychophysical method of study of educational psychology? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मनोभौतिक विधि नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की मनोभौतिक विधि नहीं है। The method of minimal changes or method of limits, the method of constant stimuli, the method of average or mean error, modifying the individual attitude। हिंदी में ऑप्शंस को देखते हैं, न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि, स्थिर उद्दीपक की विधि, औसत अथवा माध्य त्रुटि की विधि, व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। तो 19 में आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा और बताइएगा कि इसमें जो नहीं है
तो मॉडिफाई द इंडिविजुअल एटीट्यूड, व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन इसका सही ऑप्शन है। हमें क्योंकि नोट वाला ऑप्शन चूज करना था जो नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला भी इसके अंदर इंक्लूड है, सेकंड ऑप्शन कांस्टेंट स्टिमुली वाला भी इंक्लूड है, और मेथड ऑफ एवरेज और मीन एरर वाला भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आप भी अपना स्कोर साथ के साथ में चेक करते रहिएगा कि आप किस स्कोर पर पहुंचे। हमारे साथ आप पहले भी 3-6 पेपर कर चुके हैं टीजीटी और पीआरटी के, जिसके अंदर हमने सिर्फ उनके अभी सीडीपी को कवर किया है। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिएगा, बड़े ध्यान से पहले पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 का पूर्व ज्ञान के स्थानांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। क्या कहा गया है इसमें? देखिएगा कि पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पूर्व संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? ये सारी बातें, ये जो सारा जो सोच थी, दृष्टिकोण था, ये किसके द्वारा दिया गया था? Knowledge is constructed by transforming, organizing and reorganizing. Transform, organize, again reorganize previous knowledge. The best explain the idea. ये आइडिया किसका था बताइए? प्याजे का, बाइगोस्की, फ्रॉइड या बंडूरा? तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो ऑप्शन है बताइए कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो सिंपल सी बात है, इतनी अच्छी बात है प्याजे के द्वारा बताई गई थी कि भैया जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट की जाएगी किसके द्वारा? ट्रांसफॉर्मिंग के द्वारा, ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा, रीऑर्गेनाइज किया जाएगा प्रीवियस नॉलेज के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ प्याजे। देखिए आप प्याजे के ऊपर फिर से एक क्वेश्चन आ गया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? प्याजे के द्वारा। तो यहाँ पर आप इसको स्टार मार्क करके क्वेश्चन की तरह याद कर सकते हैं। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है। सबसे छोटा जो हिस्सा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज क्या कहलाता है? प्याजे के द्वारा। स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन या फिर एक्विलिब्रेशन। स्कीमा आत्मसातकरण, समाविष्टीकरण और संतुलिनीकरण। तो बताइएगा कि क्या सबसे बेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 स्कीमा। प्याजे के द्वारा स्कीमा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। आपको प्याजे के जो टॉपिक्स है वो पढ़ने जरूर चाहिए और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर अप करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हम प्याजे के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएं तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एन इंग्लिश टीचर, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, एन इंग्लिश टीचर टॉट देयर स्टूडेंट दैट प्लूरल ऑफ कैट इज कैट्स। टीचर ने पढ़ाया कैट क्या होता है? कैट्स होता है। और हाउस का क्या हो जाएगा? हाउसेज होता है। पेन का क्या हो जाएगा? पेन्स होता है। इन दिस मैनर स्टूडेंट ने मिस्टेक किया और उसने माउस को माउसेज बोल दिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर उसने कैसी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की है? एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस और उसी प्रकार से पेन का बहुवचन पेन्स। तो विद्यार्थी ने उसी को गलत उच्चारण करते हुए माउस का माउसेस बना दिया। तो ये बताइए इसमें कैसा अधिगम स्थानांतरण है? भाई पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है? लग तो नहीं रहा, क्योंकि जब उसने गलत पढ़ा है तो पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं होगा। नेगेटिव ट्रांसफर हो रहा है, सोचा जा सकता है इसके बारे में 22 के बारे में। उसके बाद में जीरो ट्रांसफर, जीरो तो नहीं हो रहा क्योंकि ना उसने कुछ गलत पढ़ा है, मतलब वो कुछ नीचे की तरफ गया है। वर्टिकल ट्रांसफर, तो आपका जीरो ट्रांसफर नहीं होगा, पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं होगा। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, सोचिएगा तब तक हिंदी में ऑप्शंस को जानते हैं। धनात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण, शून्य अंतरण या फिर लंबवत अंतरण। तो देखिएगा इसमें से हम थर्ड ऑप्शन को और फर्स्ट ऑप्शन को तो काट चुके हैं। तो वैसी बात है कि वो गलत पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ गलत है, तो नेगेटिव चीजें उसकी तरफ आ रही हैं। तो ऋणात्मक अंतरण और नेगेटिव ट्रांसफर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बातचीत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स ऑफ द अटेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ निर्धारक है? इंटरेस्ट है, हैबिट है, क्यूरियोसिटी है या ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस है? अभिरुचि है,
आदत है, जिज्ञासा है या फिर उद्दीपन की अवधि है। तो सोचिएगा 23 के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुली है, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 की बातचीत करते हैं। मुर्रे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टेट, टीएटी, टीएटी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसके द्वारा दिया गया था, मुर्रे के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेट, यहाँ से आपके फुल फॉर्म पूछी जा सकती है टेट की, और जिसकी फुल फॉर्म होती है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, और ये किसके द्वारा दिया गया था, मुर्रे के द्वारा। रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ द पर्सनैलिटी, ये कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है। मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है, ट्रेट थ्योरी, ट्रेट एंड टाइप थ्योरी या फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो शील गुण सिद्धांत, आप यहाँ पे देखिएगा कौन सा है, यहाँ पर शील गुण सिद्धांत, शील गुण प्रकार सिद्धांत या फिर प्रकार सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24 का आप बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। बिल्कुल सही है यहाँ पे मुर्रे का साइको एनालिटिकल थ्योरी, मतलब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है, जिसमें वो जांचते थे, मनोविश्लेषण करते थे, विश्लेषण करते थे टैट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द आईक्यू रेंज ऑफ द मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रंस, जो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रंस होती हैं उनका बुद्धि लब्धि प्रसार है 52 से लेके 67, और उसके बाद में आता है आपका 32 टू 51, नेक्स्ट ऑप्शन है 20 टू 35, और उससे जो नेक्स्ट ऑप्शन है बिलो 20। तो आप सोचिएगा और इससे आगे बताइएगा कि इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है 25 का। तो 25 का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 32 टू 51, 32 टू 51 इज द करेक्ट आंसर। तो जो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रंस होते हैं वो 36 से 51 के बीच में उनका क्या रहता है, आईक्यू लेवल रहता है, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट पूछा गया ना कि मेंटल रिटार्डेड, मॉडरेट। क्वेश्चन नंबर 26 की बातचीत करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, देखिएगा अगेन नोट वाले क्वेश्चंस आ गए हैं जिसके अंदर नो, नॉट, फॉल्स एंड रॉन्ग वाले क्वेश्चंस की बातचीत की जाती है। द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय द एडलर, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास के हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है। हमें नहीं की तरफ जाना है। सबसे पहला है लेजी टाइप, रूलिंग टाइप, गो गेटिंग टाइप या एस्केपिंग टाइप, आलसी टाइप, शासकीय टाइप, तिकड़मी टाइप, गो गेटिंग या फिर बचकर निकल जाने वाले जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आएगा इसमें जो नहीं है, हमें नहीं के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे लेजी टाइप जो है वो नहीं था, रूलिंग टाइप यस था, गो गेटिंग टाइप था, और एस्केपिंग टाइप भी हमारा यहाँ पे था। क्वेश्चन नंबर 27 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन द रोशे इंक ब्लॉट टेस्ट, रोशे इंक ब्लॉट टेस्ट में रोशा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों का उपयोग लिए जाते थे, 10, 12, 15 या 28, 10, 12, 15 और 28। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। यहाँ पर रोशाधाई धब्बा के अंदर यह क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये जो डाटा दिया जाता है हम इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 10 है यहाँ पर, रोशे इंक ब्लॉट टेस्ट के अंदर 10 ये किया जाता था, 10 कार्ड्स यूज किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट का मतलब फिर वही आ जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, नो, नॉट, फॉल्स और वो रॉन्ग वाले क्वेश्चन। ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय स्प्रेंजर इन वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक या एथलेटिक। तो सैद्धांतिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, कलात्मक नहीं है या फिर सुडोल का ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसका यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सुडोल का, सुडोल का इसका ऑप्शन नहीं है।
सैद्धांतिक भी इसका ऑप्शन था, आर्थिक भी इसका ऑप्शन था और कलात्मक भी इसका सटीक ऑप्शन था। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। थियोरेटिकल यस, इकोनॉमिक यस, एस्थेटिक यस, एथलेटिक नो। ओके, तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, सॉरी 29 की। Which of the following is the subordinate law of learning given by the Thorndike? थॉर्नडाइक निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण सहायक नियम है? लॉ ऑफ रेडीनेस है, या फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ मेंटल सेट है, या लॉ ऑफ इफेक्ट है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, मानसिक वृत्ति का नियम, या फिर प्रभाव का नियम? तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ मेंटल सेट, मानसिक वृत्ति का नियम। तो सबऑर्डिनेट लर्निंग गिवन बाय जो थॉर्नडाइक दी थी उसमें एक लॉ ऑफ मेंटल सेट था। तो चलिए नेक्स्ट बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आज के पेपर के अंदर हमने सबसे ज्यादा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमने सबसे ज्यादा नो नोट वाले क्वेश्चंस आज के पेपर के अंदर हमने किए हैं सबसे ज्यादा। नोट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की सही विशेषता नहीं है? एडोलसेंस इज transitional stage between childhood and adulthood. In adolescence, there is a vague individual status. Adolescence is the threshold of the adulthood. Adolescence is a time of realism. किशोर अवस्था बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की परिवर्ती अवस्था है। बिल्कुल सही बात है। किशोर अवस्था, बाल्यावस्था और वयस्कावस्था मतलब कि हमारी जो एडोलसेंस है वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में ही होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को हम इसमें सही मानते हैं। और हमें इसमें नहीं वाला क्वेश्चन ढूंढना है। किशोर अवस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तिगत स्थिति होती है, बिल्कुल सही बात है। किशोर अवस्था वयस्क अवस्था की दहलीज होती है। यस, इट इज द बॉर्डरलाइन थ्रेशोल्ड ऑफ द एडल्टहुड। किशोर अवस्था वास्तविकताओं का समय होता है, ट्री ऑफ रिलीजन नहीं, इसमें पूर्ण रूप से भ्रम होता है किशोर अवस्था के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो नहीं है, बाकी सारे सही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, फर्स्ट यस, सेकंड हाँ और थर्ड भी होती है, और जो नहीं होती है वो क्या है, ये नहीं होती है। तो ये थे आज के हमारे सीडीपी का क्वेश्चंस। तो अब हम अगर बातचीत करते हैं हमारे पिछली बार बात के ऊपर, जैसे हमने जो बातचीत की थी कि हमने क्या कर लिया और हमें क्या करना है अब आगे, तो उसके ऊपर बातचीत करने वाले थे। अब हम इस पे जो काम कर चुके हैं वो देखिएगा, सीडीपी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीआरटी की और पीजीटी की और पीजीटी की। तो 2020 की हमने पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों को कवर अप कर लिया है। 2021 पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी की वीडियो हम आपके लिए लेने वाले लाके जरूर लेके आएंगे जल्द ही। 2022 पीआरटी, टीजीटी और सेम उसके बाद 21 के बाद 22 की वीडियो, इन सभी के अंदर हम 1 से 30 सीडीपी के क्वेश्चंस को कवर अप कर चुके हैं। आप अपना स्कोर, आज आपने कितना स्कोर गेन किया, 29, 30, आपने क्या स्कोर गेन किया, जरूर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू एवरीवन।